बैक टू योर यूट्यूब चैनल आई विल। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग पॉलिटी के टेस्ट कर रहे थे और इसमें हम लोग टेस्ट नंबर 1 के 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी टेस्ट नंबर 1 के हम 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर आप वो देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हमने 50 क्वेश्चंस किस तरीके से किए हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये 51 से लेके 100 तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर। 51 से न्यू टॉपिक पे न्यू लेक्चर शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, सेकुलर कैरेक्टर की बात की गई है। प्रियम्बल, क्या प्रियम्बल में सेकुलर कैरेक्टर हमारा दिखाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल दिखाया जाता है। जी बिल्कुल। डीपीएसपी, क्या डीपीएसपी में हमारा सेकुलर कैरेक्टर दिखाया जाता है? जी हाँ, डीपीएसपी में भी हमारा सेकुलर कैरेक्टर दिखाया जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहीं पर भी सेकुलर कैरेक्टर दिखाया गया है? नहीं, कहीं पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमारे कहीं पे भी सेकुलर कैरेक्टर्स नहीं दिखाया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए यही चीज़ है मेन कैच करने का। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहीं पर भी सेकुलर कैरेक्टर नहीं दिखाया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, क्या आपके फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है कहीं सेकुलर कैरेक्टर? जी हाँ। देखिए अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कहाँ कहाँ लिखा है। देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये सब लिखा हुआ है, लेकिन अब आपसे मैं पूछता हूँ कहाँ कहाँ लिखा है। प्रियम्बल में लिखा हुआ है। प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद प्रियम्बल में 3 वर्ड आए थे, उसमें एक सेकुलर वर्ड भी आया था। कौन कौन से 3 वर्ड आए थे वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोग सच में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, उसमें से मैंने एक बता दिया, बाकी 2 वर्ड्स आप ही बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। इसके बाद डीपीएसपी, क्या डीपीएसपी में कहीं पर भी लिखा गया है? हाँ, डीपीएसपी में आर्टिकल 44, क्या कहता है आर्टिकल 44? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिसमें सेकुलर, डीपीएसपी के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें सेकुलर कैरेक्टर दिखाया गया है, लेकिन कहीं पे भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहीं पर भी सेकुलर कैरेक्टर का कोई भी ऐसा स्कोप, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं लिखा रहता है। लेकिन हाँ, हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटी भी बनता है कि हमें सेकुलर रहना है। ठीक है, ये हमारा ड्यूटी भी है, आप ये सोच के रखिएगा। अगर फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं लिखा है, लेकिन तब भी आपका एक ड्यूटी है कि आपको सेकुलर रहना है। ठीक है, सेकुलर रहना एक अच्छी बात है। ठीक है, उससे आपको टॉलरेंस, हमारे धर्म में, बहुत सारे धर्मों में, सारे धर्मों में एक चीज़ सिखाया जाता है, टॉलरेंस। वो टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं लिखा है। फंडामेंटल राइट्स, क्या फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है? फंडामेंटल राइट्स में तो बहुत सारे लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट में आप ले लीजिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 ले लीजिए, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन रिलीजन। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 16 ले लीजिए। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिसमें हम लोग को रिलीजन के मैटर पे भी हम लोग उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 क्या कहता है? राइट टू मैनेज इस रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 क्या कहता है? नो टैक्सेस ऑन प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है नो रिलीजन इंस्ट्रक्शंस इन स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब आप देख रहे हो, देखिए आपको मैंने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स रट लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स रट लीजिए। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51A तक आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ देखिए, मैं इसमें 1, 2 एंड 4 कौन सा ऑप्शन होगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल, क्या आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल ऐसा आपने पढ़ा है जिसमें अटॉर्नी जनरल की बात की गई है? जी हाँ, आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 क्या कहता है? आर्टिकल 76 ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल की बात करता है। ठीक है, वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता कौन है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। उसके बाद क्या ये एक सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर होता है? नहीं, ये कोई भी सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर नहीं होता, सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं होता ये? अगर मैंने आपको बताया कि सेंट्रल कैबिनेट का ये मेंबर नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता। ठीक है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे बहुत जन बताओगे कि अटॉर्नी जनरल है तो सर क्या सॉलिसिटर जनरल है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, सॉलिसिटर जनरल एसजी जो है वो कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ही है सिर्फ, सॉलिसिटर जनरल नहीं है। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आया कि पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल 76, मैंने बता दिया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, अटॉर्नी जनरल इज बैंड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। नहीं, ऐसा कहीं नहीं, देखिए वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो गवर्नमेंट उस पर कोई भी बैन नहीं लगा सकता। ठीक है, तो वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, हालांकि उसमें एक प्रोविजन है कि गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसे उसके प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस उसको अलाउड है, उसको बैन नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं? देखिए बी एलिमिनेट हो जा रहा है, डी एलिमिनेट हो जा रहा है। ठीक है, और हमें ये पता है कि 1 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन थर्ड भी देख लीजिए क्या कहता है। थर्ड कहता है अटॉर्नी जनरल होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जी हाँ, अटॉर्नी जनरल तभी तक ऑफिस में रहता है जब तक उसको प्रेसिडेंट का प्लेजर रहता है। ठीक है, ये बातें आप सबको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीडब्ल्यू। एनसीडब्ल्यू के बारे में की गई है बात। इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी, देखिए यहाँ पर वर्ड क्या है? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, क्या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है?
क्या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनसीडब्ल्यू एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा। कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी लिखा रहता है, लेकिन ये एनसीडब्ल्यू कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपको क्या पता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या डिफरेंस होता है? देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। कुछ बॉडीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके द्वारा अगर कोई बॉडी बनती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है। और स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? कि गवर्नमेंट कोई लॉ लेके आए, गवर्नमेंट कोई एक्ट लेके आए, उससे कोई बॉडी बनती है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है। तो एनसीडब्ल्यू एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। कौन से, अब आप पूछोगे सर कि कौन से लॉ और कौन से एक्ट के द्वारा आया था? वो एक लॉ और एक्ट के अंदर आया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, ठीक है, 1990। ये इस कमीशन, इस एक्ट के द्वारा आया था, ठीक है। ये कौन, एनसीडब्ल्यू में कौन कौन होता है? अब बहुत जन पूछेंगे सर एनसीडब्ल्यू के बारे में बता दो। चलो मैं कुछ बात बता दूं। एनसीडब्ल्यू आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने नया वाला लक्ष्मीकांत अभी देखा नहीं है, लेकिन पुराने लक्ष्मीकांत में नहीं है, ठीक है। एनसीडब्ल्यू नहीं है। चलिए बता देता हूँ एनसीडब्ल्यू के बारे में, मैं कुछ बातें बता देता हूँ, ठीक है। एनसीडब्ल्यू के अंदर चेयरपर्सन होता है, सबसे पहले एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, चेयरपर्सन होता है। उसके बाद 5 मेंबर्स होता है, ठीक है, 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सेक्रेटरी होता है, ठीक है, जिसको मेंबर सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है। इसके में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, इन सब पर्सन्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अब वुमेन की बात है तो उसमें वुमेन, आपका चेयरपर्सन जो होगा वो हमेशा वुमेन ही होगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। लेकिन टाइम एंड अगेन जब से ये बॉडी बनी है 1990s के बाद अभी तक, रेखा शर्मा है शायद जो इस बार की एनसीडब्ल्यू है, रेखा शर्मा तक हमेशा वुमेन ही प्रेसिडेंट रही है, वुमेन ही चेयरपर्सन रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। अब पूछोगे कि इसके फंक्शंस बता दो सर। इसके कुछ फंक्शंस है, एनसीडब्ल्यू के कुछ फंक्शंस है। क्या क्या फंक्शंस है? कि वो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेट करेगी, सेफगार्ड करेगी वुमेन्स को, ठीक है, इन्वेस्टिगेट इनटू मैटर्स रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी, ठीक है, या सेफगार्ड ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन का जो भी सेफगार्ड होते हैं उनको करना है। उसके बाद ये रिपोर्ट्स देती हैं, किसको रिपोर्ट्स देती है? क्या वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देती है? नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देती है। किसको देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देती है। उसके बाद वो अगर कोई भी केसेस होता है जो वायलेशन ऑफ लॉ अगेंस्ट वुमेन हो, अगर कोई भी केस हो जो वायलेशन ऑफ लॉ हो अगेंस्ट वुमेन, तो वो भी केस ये एनसीडब्ल्यू लेता है, ठीक है। उसके बाद इनके पास, एनसीडब्ल्यू के पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट है। क्या है? पावर ऑफ सिविल कोर्ट है। सिविल कोर्ट के जो पावर्स होते हैं ना, सिविल कोर्ट के जो पावर्स होते हैं वो इनके पास है। उसके बाद ये फंड भी करते हैं। ये अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई लिटिगेशन मतलब अगर कोई केस चल रहा है, ठीक है, जिसमें वुमेन्स के लिए कोई फाइल किया हो, वुमेन के पीआई, वुमेन से रिलेटेड किसी ने पीआईएल दायर किया हो, तो उसके लिए अगर कोई पैसे देने हो तो ये फंड भी देते हैं उस पीआईएल, उस केस को रन करने के लिए, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको एनसीडब्ल्यू के बारे में बता दी, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसमें क्या कहता है। इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर, ये बात स्टेटमेंट गलत हो गई, मैंने बता दिया क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ओनली वुमेन कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ एनसीडब्ल्यू। ऐसा कहीं पे मैंने अभी बताया ना कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद इट कैन फंड द लिटिगेशन इन्वॉल्विंग द इशूज अफेक्टिंग अ लार्ज बॉडी ऑफ वुमेन। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 ओनली। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं 54th नंबर सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजन कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट। अब स्टेट की डेफिनेशन बहुत जगह बोलते हैं ना कि स्टेट जो है स्टेट कहते हैं, तो स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन सी बॉडीज आती हैं? क्या कोई पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट की डेफिनेशन में आता है? क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट के डेफिनेशन में आता है? क्या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड जो है वो स्टेट के डेफिनेशन में आता है? अब आपको स्टेट की डेफिनेशन कहाँ मिलेगी? स्टेट की डेफिनेशन मिलेगी आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 जो कहता है वो डिफाइन करता है स्टेट को, ठीक है। गवर्नमेंट, स्टेट कौन कौन होता है? गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या वो लेजिस्लेचर हो, दोनों बॉडीज, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो, ठीक है, ये सारी जो है वो सारी स्टेट की डेफिनेशन है। उसके अलावा और लोकल बॉडीज, जितनी भी लोकल बॉडीज हैं वो भी स्टेट के अंडर आती हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं वो आती है। इसके अलावा ट्रस्ट, ठीक है। इसके अलावा ऑल स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, जितनी भी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज है ना, अगर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है तो वो भी स्टेट के अंडर आएगा, या फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है तो वो भी स्टेट के अंदर आएगा। जितने भी, अब बहुत सारे पूछोगे कि और कौन कौन सी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे कि एलआईसी, ओएनजीसी, ठीक है। उसके अलावा सेल ले लीजिए। उसके अलावा जितने भी पीएसबीज हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड, ये सारी चीज़ें स्टेट के डेफिनेशन में आती है। आपको समझ में, अगर कल दिन अगर कोई पूछे कि एलआईसी क्या स्टेट के डेफिनेशन में आती है? हाँ, ऑफ कोर्स आती है। ओएनजीसी आती है, सेल आती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स आती है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स आती है। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि अब आपको ये बातें समझ में आ गई, ये तीन तो चीज़ है ही, तो ये तीनों हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आई? आर्टिकल 12 समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी सवाल, 55 नंबर सवाल। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई। जब आप लक्ष्मीकांत खोलते हो
तो उसमें जब अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो उसमें सबसे पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इसका जो आइडिया था वो किसने दिया था, डॉक्टर एम एन रॉय ने। ये एक कम्युनिस्ट पार्टी के थे, सीपीआईएम के सीपीआई के एक बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। बाद में सीपीआईएम को भी इन्होंने फॉर्म करने में, ये जो थे एम एन रॉय ने ही हमारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, जिसमें से वासुदेवाचार्य भी थे, ठीक है। ये सारे मेंबर्स थे जो सीपीआईएम के फाउंडिंग मेंबर्स में माने जाते हैं, ठीक है। ज्योति बसु थे, ठीक है, ज्योति बसु जो बंगाल के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम थे वो भी थे, ठीक है। तो एम एन रॉय भी थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सबसे पहला आइडिया दिया गया था तो ये किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी उन्होंने सबसे पहला उन्होंने जिक्र किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइटोकिन स्टॉर्म के बारे में बताया गया। साइटोकिन स्टॉर्म्स क्या होता है, साइटोकिन स्टॉर्म्स क्या है। जब कभी भी आपको अभी देखे होंगे कि रिसेंटली कोविड-19 में बहुत ज़्यादा इम्यून सेल्स की बात की गई है, तो कोविड-19 में इम्यून सेल्स अगर ओवर प्रोडक्शन होने लगे ना तो उसको साइटोकिन स्टॉर्म कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स। बात समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13, हाँ मैंने आपको बोला था कि आपको सारे फंडामेंटल राइट्स आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल 13 भी उसमें से एक आता है। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ, अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है और वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उस लॉ को नल एंड वॉइड कर सके, ठीक है, नल एंड वॉइड कर सके। बात समझ में आई, ठीक है। वही बात, मतलब ये जो चीज़ है ना, इसी चीज़ से क्या आया है, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट आया है। आर्टिकल 13 से जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट आया है। बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम इट। मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि इससे क्या है, जुडिशियल रिव्यू की बात आई, तो ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 13 एग्जेम्प्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। क्या कोई भी सीएबी आता है, मान लो कोई सीएबी आता है, ये टाइम एंड अगेन बार ये क्वेश्चन आता है, क्या कोई सीएबी को सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही लीजिए, हाई कोर्ट को छोड़िए, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट कोई भी सीएबी को नल एंड वॉइड कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। एग्जाम्पल एनजेएसी एक्ट, ये याद रखिएगा, ठीक है। एनजेएसी एक्ट जब आया था तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड कर दिया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ओनली, ठीक है, वन ओनली। बात समझ में आई, ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर सवाल पे, देखते हैं 58 नंबर सवाल पे। मैं जो पढ़ाता हूँ उसका आप लोग नोट्स बना लेते हो ना, क्योंकि मैं लिखता हूँ तो आप भी लिख लिया करो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें तभी मैं लिखता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर सवाल। सबसे पहले, इन अ फेडरेशन द पावर ऑफ अ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड। अब आप बताइए कि जब कभी भी आपको गवर्नमेंट की बात आती है, गवर्नमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है फेडरल और एक होती है यूनिटरी। जब कभी फेडरल गवर्नमेंट की बात आती है तो उसमें पावर जो होती है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है किन के बीच में होती है, एक नेशनल एक रीजनल लेवल में, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करके देता है इन दोनों के बीच का पावर, ठीक है। और जब कभी भी यूनिटरी गवर्नमेंट की बात आती है ना तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर होता है, सेंटर स्ट्रांग होता है, सेंटर सारी पावर जो होती है वो सेंट्रल के हाथ में होती है, ठीक है। तो यूनिटरी और फेडरल के मतलब यही होता है, ठीक है। अब आप देखिए, इन अ फेडरेशन द पावर ऑफ अ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमार्केटेड। जी हाँ, बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि सेंटर, नेशनल और रीजनल लेवल में इसको नेशनल की जगह फेडरल कह लीजिए और इसको रीजनल की जगह प्रोविंशियल कह लीजिए, ठीक है। प्रोविंशियल कह लीजिए, इसको फेडरल कह लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट का इसका मतलब ही मैंने ये चीज़ बताई, ये सेम चीज़ यही लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन यही चीज़ लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो, ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर, इन इंडिया यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। देखिए, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। क्या स्टेट लिस्ट में, एक सिंपल सा सवाल बता दीजिए, क्या स्टेट लिस्ट में सेंटर कभी भी घुस नहीं सकता है क्या? बिल्कुल घुस सकता है, ऑफकोर्स ये बात है, घुस सकता है। अगर इमरजेंसी लग गई तो वो स्टेट लिस्ट पे भी तो वो कोई लॉ बना सकता है। बात समझ में? तो यहाँ पे अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस तो गलत हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, टू गलत हो जाएगा। मान लीजिए टू गलत करते हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, देखिए, ये हट गया, आंसर क्या बच गया, सी। आपको चुटकी बजा के बस एक कंसेप्ट पता है ना, आंसर्स आ रहे हैं। बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 सवाल। Which of the following are the features of fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution? अब features क्या है fundamental rights की? देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि they are absolute and sacrosanct। क्या fundamental right absolute है और sacrosanct है? अगर ऐसा होता तो हमारे जितने भी लैंडमार्क केसेस है, चाहे वो केशवनंद भारती केस ले लीजिए, चाहे वो आप मिनर्वा मिल केस ले लीजिए, या फिर आप मेनका गांधी केस ले लीजिए, ठीक है, कोई भी केस आप ले लीजिए, कोई भी केस, या फिर शंकरी प्रसाद ले लीजिए, ठीक है, कोई भी केस ले लीजिए, ये सारे केस में ये केसेस आते ही नहीं अगर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट और सैक्रोसेंट होता। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है,
एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड इन नेचर है, ठीक है, क्वालिफाइड इन नेचर है, ठीक है। और सैक्रोसेंट और परमानेंट नहीं है, वो सैक्रोसेंट भी नहीं, परमानेंट भी नहीं। सैक्रोसेंट और परमानेंट का एक ही मतलब होता है कि वो सैक्रोसेंट और परमानेंट नहीं है, ठीक है, उनको हटाया जा सकता है। एग्जांपल ले लीजिए ना, पहले राइट टू लैंड आपका फंडामेंटल राइट था, राइट टू लैंड आपका एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन गवर्नमेंट ने वो चीज़ छीन ली ना, राइट टू लैंड आपसे छीन ली ना, तो वही बात है, वो सैक्रोसेंट कैसे हो गया? अगर कोई छीन लेता है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब क्या बच जाता है? या तो ए या तो डी। अब देख लीजिए 3, दे आर इन्फोर्सेबल ओनली इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। जी हाँ, बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में ही इन्फोर्स किया जाता है। कैसे इन्फोर्स किया जाता है? थ्रू रिट्स। कैसे इन्फोर्स किया जाता है? थ्रू रिट्स, ठीक है। रिट्स क्या कोई लोअर कोर्ट्स देता है क्या? अभी नहीं देता ना, वही बात है कि उनको कौन कौन इन्फोर्स करता है? हाई कोर्ट इन्फोर्स करता है और सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स करता है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत कुछ पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार बहुत कुछ बताया है। जैसे ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 में आता है, ठीक है, पार्ट 3 में आता है। ये मैग्ना कार्टा है, ये मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 12 to 35 तक होता है, ठीक है, 12 to 35 होता है। उसके बाद इसको, ये जस्टिसिएबल इन नेचर है, ये जस्टिसिएबल इन नेचर है, ठीक है, जस्टिसिएबल इन नेचर है। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम आर अगेंस्ट स्टेट एक्शन। जो भी ये चीज़ होता है ना, वो मोस्टली स्टेट एक्शन के अगेंस्ट होता है, ठीक है, स्टेट एक्शन, लेकिन प्राइवेट एक्शन के खिलाफ भी आता है, ठीक है, प्राइवेट एक्शन के खिलाफ भी आता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट एक्शन के खिलाफ भी आता है, ठीक है। अगर कभी भी आपको आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप डायरेक्टली, आपको हाई कोर्ट नहीं जाना, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होता है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि आप थ्रू चैनल्स जाएं, ठीक है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं, फिर आप हाई कोर्ट जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट। आपका अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, सारी बातें समझ में आ गई। आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए। ये भी बात समझ में आ गया, ठीक है। दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट ओनली। नहीं, ये प्राइवेट के अगेंस्ट भी मिलता है, प्राइवेट के अगेंस्ट भी मिलता है। बात समझ में आई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 60 नंबर सवाल पे देखते हैं। 60 नंबर में क्या कहा गया है? इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, इंडियन INX, इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज। जी हाँ, बिल्कुल, इंडिया का जो फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है ना, वो इंडिया INX ही है। इंडिया INX ही है इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज, ठीक है। कहाँ पर बना है? ये गिफ्ट सिटी में बना है, गिफ्ट सिटी में, ठीक है। गिफ्ट सिटी जो आप सभी को मालूम है कि अभी गुजरात में गिफ्ट सिटी बन रहा है, ठीक है। ये जो है, ये जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है ना, वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है। ये बात आपको पता थी? वर्ल्ड का फास्टेस्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुआ है? 2017 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। और ये कौन लॉन्च किया? क्या इसको NSE ने लॉन्च किया? नहीं, NSE ने नहीं लॉन्च किया, इसको BSE ने लॉन्च किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक सब्सिडरी है इसका, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका सब्सिडरी है। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाए, 1 सही हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, 1 ओनली। बात समझ में आई? अब इसके बाद आगे का सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच की बात की गई है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कोई मार्स मिशन के बारे में बात की गई है और कंट्री के बारे में बात की गई है। तियानवन जो है, क्या वो जापान ने लॉन्च किया है? नहीं, उसको चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है, चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये चाइना का फर्स्ट मार्स मिशन था, फर्स्ट मार्स मिशन था, ठीक है। ये जो था, इस चाइना ने एक काम किया कि चाइना ने वहाँ पर मार्स में लैंड करा दिया है, मार्स में लैंड करा दिया। हमारा जो मंगलयान गया था, हमारा मंगलयान गया था, वो सिर्फ मार्स के ऑर्बिट में गया था, मार्स के ऑर्बिट में गया था, ठीक है। ये मान लीजिए मार्स है और इसका ये ऑर्बिट है, तो यहीं पर मंगलयान को लॉन्च किया। लेकिन चाइना ने तियानवन को, अगर वो लॉन्च हो जाता, अगर वो सक्सेसफुली वहाँ प्लेस हो जाता है, तो वो थर्ड कंट्री हो जाएगा जो रेड प्लैनेट पे लैंड करवाएगा। पहले कौन कौन से कंट्रीज वहाँ पे लैंड करवा चुके हैं अपने सैटेलाइट्स? USSR लैंड करवा चुकी है, USA सेकंड लैंड करवा चुकी है। सबसे पहले USSR ने लैंड करवाया था, फिर USA ने लैंड करवाया था, ठीक है। तो अब थर्ड कंट्री कौन बन जाएगा? चाइना बन जाएगा। इंडिया ने वहाँ पर अपने ऑर्बिट्स, उसके जो ऑर्बिट है ना, वहाँ पर मंगलयान को प्लेस किया, ठीक है। बात समझ में आई? आपको सारी बात समझ में आ गई, तियानवन के बारे में भी सारी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, इनसाइट की बात की गई। इनसाइट USA की है, इनसाइट USA की ही है भी, जी हाँ बिल्कुल, इसको नासा ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसकी जो, ये जो लॉन्च हुआ है ना, 2019 में लॉन्च हुआ है, ठीक है, 2019 में लॉन्च हुआ है। USA इससे पहले मार्स में 8 बार लॉन्च कर चुका है, 8 बार, ठीक है, 8 बार वहाँ लैंड करवा चुके हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। अभी इनसाइट को फिर से उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, वहाँ पर लैंड करवाने के लिए। इसके बाद मार्स एक्सप्रेस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जी हाँ बिल्कुल, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही लॉन्च किया, EU ने लॉन्च किया, ठीक है, EU ने लॉन्च किया, ठीक है। और ये कहाँ पर भेजेंगे? क्या ये लैंड करवाएंगे मार्स में या फिर उनके ऑर्बिट में भेजेंगे? ये उनके ऑर्बिट में भेज रहे हैं। कहाँ? ऑर्बिट में भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, 2 और 3 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। बात समझ में आई? एक मंगलयान था इंडिया का, मंगलयान जो था वो सिर्फ ऑर्बिट में गया था, ठीक है, याद रखना ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following are the rights of the accused of a criminal offense as guaranteed by the Indian Constitution? अब हमारे कोई भी पर्सन, अगर कोई अरेस्ट होता है तो उसके पास भी कुछ राइट्स होते हैं, और वो कहाँ से आते हैं? कौन से फंडामेंटल राइट्स आते हैं? आपको मैंने बताया था आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन देता है, ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिटरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, ठीक है, ये याद रखना। आर्टिकल 20 क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्बिटरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट की बात करता है, ठीक है। इसमें से हमें बहुत सारी बातें पता चलती है। क्या पता चलती है? अगर कोई आपको अरेस्ट करता है और बोलता है कि आप अपने खिलाफ खुद
सबूत दो तो नहीं देना चाहिए, ठीक है, वो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, ठीक है। नो अक्यूज्ड पर्सन कैन बी सेल्फ, मतलब उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, इसकी बात की गई है। मतलब कि अगर कोई क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। देखो, अगर कोई क्रिमिनल लॉ, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल है, इसको ऐसे मत लेना, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, बस एग्जाम्पल की तरह लेना। मान लो अगर कोई रेप केस है, ठीक है, और रेप के खिलाफ अगर इंडिया में कोई कानून नहीं बना है, ठीक है, कोई कानून नहीं बना और किसी ने रेप कर दिया, ठीक है, किसी ने रेप कर दिया, तो अब मान लो इसने 19 तारीख को रेप किया और 20 तारीख को एक कानून बन गया, मान लो 20 तारीख को एक कानून बन गया, ठीक है, ये 20 तारीख को एक कानून बन गया कि रेप करने वालों को फांसी हो जाएगी, ठीक है, फांसी हो जाएगी। तो क्या इसे इसे सज़ा मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने लॉ बनने से पहले उसने वो किया है। सेम चीज़ देखो, आर्टिकल सेक्शन 366, सेक्शन 366 क्या कहता है? होमोसेक्सुअलिटी की बात करता है। होमोसेक्सुअलिटी में क्या होता है? होमोसेक्सुअलिटी पहले जो था एक क्रिमिनल ऑफेंस था, क्रिमिनल ऑफेंस था। तो जब तक वो कानून नल एंड वॉइड नहीं हुआ, तो तब तक जिन्होंने भी प्रैक्टिस किया वो एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद वो डिक्रिमिनलाइज हो चुका है, उसके बाद वो चीज़, उसके बाद जो वो प्रैक्टिस करेंगे तो उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। बात समझ में, ठीक है। नो एक्सपेक्ट, ये बात समझ में कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में आपको बात समझ में, ठीक है, ये आर्टिकल 20 ही गारंटी करता है। इसके बाद आपको खुद आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, ठीक है, कि आपको कोई भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी डबल जियोपार्डी नहीं होगा। देखो, एक बात होती है डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी, मतलब एक चीज़ आपने अगर एक क्राइम कर दिया उसके खिलाफ आपको 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर देखो इसका एक क्लासिकल एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लो किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर में 7 साल की आपको जेल मिलता है, या फिर मतलब मान लो कोई क्राइम ऐसा हो गया जिसमें 7 साल की जेल है या फिर 25 लाख रुपये फाइन है, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूँ, ठीक है। अब उसका अगर कोई पर्सन उसके लिए कन्विक्ट हो गया और उसका केसेस चलता रहा और वो जाकर 8वें साल उससे पता चलता है, 8 ईयर के बाद वो कन्विक्ट जो होता है वो पनिश, मतलब उसको वो कन्विक्ट माना जाता है, ठीक है, वो साबित हो जाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा ना, वो ये बोलेगा कि आपने तो 7 साल पनिशमेंट बिता दी है, तो आपको 25 लाख देने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो। बात समझ में? इसी चीज़ को कहते हैं डबल जियोपार्डी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कभी आपने हेलमेट नहीं पहना, ठीक है, गाड़ी में हेलमेट नहीं पहना और आपने एक चौराहे पर आपने फाइन कटवाया, ठीक है। अब अगले चौराहे पर जाकर आपको फिर से फाइन नहीं कटवाना है, वहाँ पर आप जाके बिल दिखाइए कि देखिए ये मेरा चालान है, मैंने चालान कटवा लिया है, तो मेरे को डबल जियोपार्डी नहीं कर सकते, ठीक है। बात समझ में? ठीक है, ये चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ याद कर लो, अगर कभी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके नोट्स भी बनाते रहना साथ बाय साथ, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या आ जाए। क्वेश्चन में क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ अक्यूज्ड? अक्यूज्ड का कौन कौन से राइट्स हैं? नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अभी मैंने बताया डबल जियोपार्डी की बात बताई, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अभी मैंने बताया, बिल्कुल सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की गई है। नो क्रिमिनल लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैक डेट, ये भी बात मैंने भी बताई कि इलीगल मतलब आप बैक डेट में जाकर आप कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस को नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन फॉर्मर यूनियन टेरिटरी? देखिए, अब इस चीज़ को समझाने के लिए ना मेरे को नोट पैड लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे थे जो पहले यूनियन टेरिटरी रह चुके हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंजाब। पंजाब जो था उससे 3 स्टेट निकली, पंजाब से 3 स्टेट निकली। कौन कौन सी स्टेट्स निकली हैं? सबसे पहले निकला है हरियाणा, ठीक है। दूसरा स्टेट निकला है हिमाचल स्टेट जो निकला है। तीसरा स्टेट कौन सा निकला है? तीसरा स्टेट नहीं बोल सकते, यूनियन टेरिटरी बोल दीजिए, चंडीगढ़, ठीक है। ये 3 चीज़ें निकली हैं, पंजाब से निकली है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये तीनों बाइफरकेट कब हुए थे, कैसे बाइफरकेट हुए थे। सबसे पहले देखते हैं 1966 में एक शाह कमीशन आया था। क्या आया था? शाह कमीशन, ठीक है। शाह कमीशन ने हिंदी स्पीकिंग जो पर्सन्स थे उसको हरियाणा में बोला कि उसको हरियाणा को कंसिडर कर दीजिए, उसको एक हरियाणा स्टेट बना दीजिए, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दीजिए, ठीक है। क्या बना दीजिए? यूनियन टेरिटरी बना दीजिए। इसको फिर स्टेटहुड कब मिलता है? 1971 में इनको स्टेटहुड मिलता है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। 1971 में इसको स्टेटहुड मिलता है, ठीक है, स्टेटहुड मिलता है। उसके बाद अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। 1972 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टेट्स चेंज हुए थे नॉर्थ ईस्ट में। सबसे पहले कौन कौन से स्टेट्स चेंज हुए थे? सबसे पहले तो एक आपको पता होता है नेफा था, पहले नेफा, ठीक है। वहाँ से बहुत सारे स्टेट्स निकले। कौन कौन से स्टेट्स निकले? मणिपुर निकला है, ठीक है, मणिपुर निकला है। उसके बाद त्रिपुरा निकला है, ठीक है। उसके बाद मेघालय निकला है, ठीक है, मेघालय निकला है, ठीक है। ये सारे को, ये जो 2 स्टेट्स थे, ये 2 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। जैसे उनको नेफा से निकाला तो उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया था, और मेघालय को एक सब स्टेट बना दिया गया था, सब स्टेट, ठीक है।
इनको बाद में स्टेटहुड मिलता है, ठीक है, बाद में स्टेटहुड मिलता है, ठीक है। उसके बाद 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज भी फॉर्म हुई थी, 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज भी फॉर्म हुई थी। कौन कौन से 2 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई थी? एक फॉर्म हुई थी मिजोरम, मिजोरम यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुई थी। एक अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और एक गोवा भी बना लीजिए, गोवा भी मान लीजिए, ठीक है, गोवा। 1987 में ये तीनों को स्टेटहुड मिलता है, ठीक है। इन दोनों को आप यूनियन टेरिटरी, और इन तीनों को स्टेटहुड कब मिलता है? 1987 में, ठीक है, 1987 में इन तीनों को स्टेटहुड मिलता है। बात समझ में आई? ठीक है, 1987 में ये तीनों को न्यू स्टेट मिलता है, गोवा को भी मिल जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है? चलो, अब आपको समझ में आएगी कौन कौन पहले यूनियन टेरिटरीज थे और फिर बाद में उनको स्टेटहुड मिला। तो देखो, क्या हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था? जी हाँ, अभी मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी था, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। क्या मणिपुर था? जी हाँ था। हरियाणा था? नहीं, हरियाणा को तो डायरेक्ट स्टेटहुड बना दिया गया था शाह कमीशन के द्वारा, डायरेक्ट स्टेटहुड बना दिया गया था, तो उसको तो कोई यूनियन टेरिटरी बनाया ही नहीं गया था। तो 3 गलत हो जाएगा, 3 ऑप्शन हट जाता है, तो आपके पास क्या बच जाता है? या तो 1 ओनली या डी। अब मैंने आपको बता दिया 1 सही है, 2 सही है, त्रिपुरा भी सही है। मैंने बताया था त्रिपुरा को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, उसको बाद में स्टेटहुड दिया गया था, ठीक है, 1972 के बाद, ठीक है। तो त्रिपुरा भी यूनियन टेरिटरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर सवाल पे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी। अब डीपीएसपी के बारे में बात की गई है, तो देखते हैं सबसे पहला डीपीएसपी में क्या क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि विच ऑफ द गिवन प्रोविजंस वेयर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन से डीपीएसपी ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से डीपीएसपी ऐड किए गए। सबसे पहला देखते हैं, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्या ये 42nd डीपीएसपी में ऐड किया गया था? जी हाँ, बिल्कुल ऐड किया गया था, ठीक है, ऐड किया गया था जी, बिल्कुल। इसके बाद टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ये स्टेटमेंट, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये भी स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ लेना। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से ये दोनों डीपीएसपी तो है ही है। टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था, ठीक है, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जी हाँ बिल्कुल, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था, ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट के साथ ये आया था, ठीक है। अब कुछ लोग पूछेंगे और भी कोई अमेंडमेंट एक्ट आया था डीपीएसपी में? हाँ, 86 आया था। 86 किसके लिए कहा जाता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है एंड एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 45 याद कर लेना, आर्टिकल 45, ठीक है, 86 अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था। 97 अमेंडमेंट एक्ट कोऑपरेटिव की बात करता है, आर्टिकल 43 भी, ठीक है, ऐसे आर्टिकल्स याद होने चाहिए आपको, ठीक है, आर्टिकल 43 भी, ठीक है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था, ठीक है, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था। सारी बातें समझ में, ये 42nd आया था, ये 42nd आया था, ये 42nd आया था, तो ये तीनों 42nd आया था। 1, 2 एंड 4 कौन सा ऑप्शन है? 1, 2 एंड 4 सी ऑप्शन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 65th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 65th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द टाइप ऑफ मेजॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिंपल मेजॉरिटी, रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। अगर आपको राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो क्या सिंपल मेजॉरिटी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, नो। इसके लिए हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। कौन सा मेजॉरिटी चाहिए? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है कि जितने टोटल पर्सन है ना, टोटल पर्सन का हाफ, ठीक है, उसको सिंपल मेजॉरिटी मतलब जितने लोग प्रेजेंट है उसका 50% है, तो आप सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी बिल पास कर गया, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जो टोटल सीट है ना, टोटल सीट का हाफ होना चाहिए, ठीक है। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि आपका हाफ तो होना ही चाहिए, साथ में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि हाफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जो भी है आपका हाफ पर्सन अगर जो भी आपके मौजूद है उसमें अगर कोरम बना हुआ है उसमें सिंपल मेजॉरिटी से आप पास कर गए, ठीक है। ये बातें आपको तीनों के बीच में ये डिफरेंसेस है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, सिंपल मेजॉरिटी से आपको पास, सिंपल मेजॉरिटी जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब क्या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए क्या? कि अगर जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अगर हमें वाइडन करना है, अगर मान लीजिए किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को वाइडन करना है तो क्या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी से भी काम चल जाएगा, ठीक नहीं, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, सॉरी, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। और एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी किसके लिए चाहिए? अगर जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को वाइडन करना है तो। बात समझ में आई? तीनों सही से नहीं मैच किए गए, तीनों सही से मैच नहीं किए गए, तीनों एक दूसरे से ऑपोजिट मैच किए गए, समझ में आए? चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर सवाल पे चलते हैं। 66 नंबर सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम केयर्स फंड। अब पीएम केयर्स फंड के बारे में बात की गई है, ठीक है। इसके पीएम केयर्स फंड के मेंबर्स कौन कौन है? सबसे पहले देखो, पीएम केयर्स फंड बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें जानने की है। सबसे पहले इसके मेंबर्स कौन कौन है? इसके मेंबर्स कुछ 4 लोग हैं जो इसके मेंबर्स हैं। सबसे पहले पीएम नाम है तो पीएम तो होंगे ही होंगे, एक होम मिनिस्टर, सब उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस की बात है, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये 4 मेंबर्स हैं जो इसके मेंबर्स बनते हैं। पीएम केयर्स को सीएसआर फंड्स के लिए माना जाता है, ठीक है, उसको सीएसआर के लिए माना जाता है, ठीक है। उसको सीएसआर के रूल्स एंड अगर कोई पीएम केयर्स फंड में पैसा देता है तो उसको माना जाएगा कि आपको सीएसआर में आपको उसने पैसा दिया है, ठीक है। उसके बाद पीएम केयर्स फंड जो है ना, एफसीआरए से भी उसको एक्सेप्शन है। जो भी एफसीआरए जो है ना, फॉरेन जो पैसे आते हैं, फॉरेन की तरफ से जो पैसे आते हैं, ठीक है,
उसके उसके भी एक्सेप्शंस आपको पीएम केयर्स फंड में मिलता है। उसके लिए एक नया उन्होंने फॉरेन अकाउंट भी खोला है, ठीक है, फॉरेन अकाउंट भी खोला है। तो आपको ये 2-3 चीज़ें हैं जो पीएम केयर्स फंड के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द पीएम केयर्स फंड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल। अब पीएम जहां पर भी होता है ना, वो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि पीएम से ऊपर कोई नहीं होता और पीएम इसका मेंबर है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ कोर्स ही बात है कि वो होगा ही होगा। तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा, एक बहुत बड़ा बवाल चल रहा था कि पीएम केयर्स को आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं लाया गया। क्यों नहीं लाया गया आरटीआई एक्ट के अंदर? क्योंकि उसको बोला गया कि वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। ये बात याद रखिएगा। द फंड हैज बीन डिक्लेयर्ड पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई बाय सीआईसी। नहीं, उसको पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना गया है, ठीक है, सीआईसी के द्वारा, ठीक है, उसको पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डोनेशन इन पीएम केयर्स शैल बी ट्रीटेड एज सीएसआर अंडर कंपनी एक्ट 2013। जी हाँ, अभी मैंने बताया कि सीएसआर में माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3, तो डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल, फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया। फाइनेंस कमीशन, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बच्चों वाला स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन। क्या कहीं पे भी क्वालिफिकेशन को स्पेसिफाई किया गया है? नहीं किया गया है। कहीं पे भी क्वालिफिकेशन को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। कोई भी आपका फाइनेंस कमीशन का क्या क्वालिफिकेशन होगा, ये कहीं पे भी लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन इज द फाइनल अथॉरिटी टू सर्टिफाई द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स। नहीं भाई, क्या क्या करेगा? अगर यही काम ये कर देगा तो क्या क्या करेगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनेंस कमीशन का ये मैटर, ये नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स को सर्टिफाई नहीं करता, ठीक है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ओनली। अब आप पूछोगे सर कुछ फाइनेंस कमीशन के बारे में बता दो। अब देखो, फाइनेंस कमीशन के बारे में मैं बात कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन जो होता है, ये कौन से आर्टिकल में आता है? अभी आर्टिकल लिखा होता है, आर्टिकल 280 के अंदर आता है। ये एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी है। क्या है? क्वासाई जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, क्वासाई जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। इसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद कब करता है? हर 5 साल में करता है, एवरी 5 ईयर्स में करता है, ठीक है, एवरी 5 ईयर्स में करता है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? एक चेयरपर्सन होता है, एक चेयरमैन होता है, ठीक है, एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। और कितने होते हैं? 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उसको री एलिजिबल है क्या रीअपॉइंटमेंट के लिए? हाँ, री एलिजिबल है, ठीक है, री एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट जो होती है ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसकी क्वालिफिकेशन डिटरमाइन नहीं करता। पार्लियामेंट इसकी जो भी इसकी क्वालिफिकेशन है ना, वो डिटरमाइन करती है। पार्लियामेंट डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन। बात समझ में आई? ठीक है। इसके फंक्शंस जो है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड बिटवीन सेंटर एंड, जो भी नेट प्रोसीड्स आते हैं ना, उसको स्टेट्स और सेंटर के बीच में डिवाइड करता है। बात समझ में आई? ये सारी इसके जो भी छोटी मोटी बातें हैं, यही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल पे देखते हैं। 68 नंबर सवाल पे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ICOS MOS, ठीक है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या स्टेटमेंट दिया गया है। 68, इट इज़ अ ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? ये एक, मैं इसको हार्ड क्वेश्चन की तरफ मानूंगा, ठीक है। ये एक लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, ठीक है, इसको एक हार्ड क्वेश्चन की तरफ मांगूंगा। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। तो अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए, ठीक है। अब देखते हैं, इट इज़ अ ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ठीक है, ये एक एनजीओ है, ठीक है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। किसको एडवाइजरी बॉडी है? यूनेस्को को एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में, ठीक है। और ये फाउंड कब हुआ था? 1965 में फाउंड हुआ था, ठीक है। 1965 में कहाँ पर फाउंड हुआ था? पेरिस में फाउंड हुआ था, ठीक है। नहीं, ये फाउंड हुआ था वॉरशो में, ठीक है, पेरिस में नहीं, वॉरशो में फाउंड हुआ था, ठीक है, वॉरशो में, ठीक है। बात समझ में आ गई सारी बातें इसके बारे में, ठीक है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1 गलत हो जाएगा तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3। तो 2 and 3 में क्या लिखा गया? इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी टू यूनेस्को। मैंने भी बताया एडवाइजरी बॉडी है, जी बिल्कुल। इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस, अभी बताया, जी हाँ बिल्कुल। पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये वॉरशो में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1965 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल के बारे में कुछ बातें की गई है। प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड किया गया? जी बिल्कुल, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, द प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली ट्वाइस सो फार, ओनली ट्वाइस सो फार। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, प्रीएम्बल सिर्फ एक बार तो अमेंड हुआ है, जिसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं, जो मैंने आपसे बोला है कि कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। अभी तक अगर आपने अभी तक नहीं बताया तो पहले बता दो, ठीक है। और अगर अभी तक आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बनता है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर मान लो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है तो आपके पास क्या ऑप्शन बच जाता है? वो ए और सी। अब अगला क्वेश्चन, इन बेरूबरी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है। बेरूबरी यूनियन केस में यही बताया गया था कि प्रियम्बल जो है ना वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, बेरूबरी में पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस में बताया गया था? केशवनंद भारती केस में बताया गया था। केशवनंद भारती केस में बताया गया था कि आपको प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और आप इसको, सिंस ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप इसको अमेंड कर सकते हो। और अमेंड करने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी ने 3 वर्ड्स लेके आए थे और वो कौन कौन से वर्ड्स थे वो आप कमेंट सेक्शन में बता ही रहे हो। तो स्टेटमेंट बेरूबरी यूनियन में नहीं है, केशवनंद भारती केस में है। ठीक है, ये याद रखना। बेरूबरी यूनियन में बताया गया था कि प्रियम्बल जो है वो नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा क्योंकि 3 नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू इक्वालिटी गारंटीड अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब कुछ पार्ट 3 के बारे में बताया गया है कि राइट टू इक्वालिटी क्या है। मैंने आपको बताया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, उसमें से देखते हैं। इट एम्स एट एस्टैब्लिशिंग सोशल इक्वालिटी। जी बिल्कुल, राइट टू इक्वालिटी का यही तो मतलब है कि सोशल इक्वालिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा। इट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्या वो रिजर्वेशन रिजर्वेशन की बात करता है? जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक के बीच में? 14 to 18 के बीच में। कहीं पर भी 14 to 18 में आपको रिजर्वेशन की बात की गई है? नहीं। रिजर्वेशन किस आर्टिकल में बात की गई? आर्टिकल 334 में की गई है। प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, आर्टिकल 334। ठीक है, 14 to 18 जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने की बात की है, सोशल इक्वालिटी की बात की है। ठीक है, हालांकि आपको रिजर्वेशन मिलता है लेकिन वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, 70 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिर 70 का क्या हो जाएगा? वन ओनली, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। बात समझ में आई? अब देखते हैं 71 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया, नेशनल इमरजेंसी आपको मैंने जो पिछला लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा, नेशनल इमरजेंसी की मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर आप उस लेक्चर को देखो और हमारे चैनल आई विल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि और बेल नोटिफिकेशन भी बजा दो, ये जो घंटा है ना उसको दबा दो ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो वो आपको यूपीएससी के सिलेक्शन के लिए हेल्प करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 71 नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन स्टेट सब्जेक्ट इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सेंटर बिकम्स इंटाइटल टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। जी बिल्कुल, ये भी बात सही है कि सेंटर जो है ना अगर कभी भी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो स्टेट लेजिस्लेचर में तो स्टेट सब्जेक्ट में तो पार्लियामेंट लॉ बना ही सकता है, और जिसमें भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है उस पर प्रेसिडेंट तो ऑर्डिनेंस पास कर ही सकता है, और सिंस वो लॉ बना सकता है तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस भी दे सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। जी बिल्कुल, जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो कोई भी फाइनेंस जो आता है सेंटर से स्टेट में उसको भी कैंसिल कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, 72 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following organization publishes the index to measure traffic congestion in the various cities across the world? अब इनमें से कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडेक्स पब्लिश करता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रैफिक इंडेक्स की बात करेंगे। ट्रैफिक इंडेक्स कौन जब जारी करता है? इसमें एक टॉम नाम है, टॉम। ठीक है, टॉम। ये जो टॉम है ये कौन सा इंडेक्स जारी करता है? ये एक इंडेक्स जारी करता है ब्रेक नाम का। ठीक है, ब्रेक नाम का, जिसका एम होता है टू मेक द रोड सेफ, और ये ट्रैफिक कंजेक्शन की बात करता है। ठीक है, और इसने अभी बताया है कि मुंबई जो है ना, मुंबई वो वर्ल्ड की सबसे ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटी है। ठीक है, मुंबई। ठीक है, बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर सवाल है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको मैंने बोला था कि आप रट लो। ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मैं कुछ बातें बता देता हूँ जो मैंने बहुत बार बता रखी है, टाइम एंड अगेन बता रखी है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रेकमेंड किया था। ठीक है, उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था। ठीक है, 42nd CAA के साथ आया था। ठीक है, इसमें कितने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे। कितना? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे। ठीक है, ये पार्ट 4A है, पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A है। ठीक है, आर्टिकल 51A है। कहाँ से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज? USSR से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? USSR से लिया गया है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। पहला स्टेटमेंट गलत है। कहाँ से लिया है? USSR से लिया है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन हट जाएगा। अब देखते हैं सेकंड, दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज को कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाता है तो वो उसको इन्फोर्स कर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक बना नहीं है, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है कि जिसमें इन्फोर्सेबल हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन अमेंडेड ओनली वंस सिंस देयर इनकॉर्पोरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल, फंडामेंटल ड्यूटीज को अमेंड किया गया था और 86
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ इसको अमेंड किया गया था 86, जिसमें वो एजुकेशन की बात की गई थी ना कि प्रोवाइड एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन बिटवीन 6 एंड 14 ईयर्स, 6 एंड 14 ईयर्स को जो एजुकेशन प्रोवाइड की गई, और ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है आपका, ठीक है, अपने बच्चों को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंड हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं 74 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल, 74 नंबर सवाल किसके बारे में करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड नोटिफाइड प्रोसीजर फॉर कोटा एलोकेशन ऑफ कैल्सिनेटेड पेट कोक इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेट कोक। अब पेट कोक के बारे में कुछ सवाल है, तो अब देखते हैं पेट कोक में क्या है। पेट कोक के बारे में आपको कुछ पता है? पेट कोक जो था ना, इंडिया पहले ना पेट कोक का हाईएस्ट या लार्जेस्ट इंपोर्टर था, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पेट कोक था इंडिया, ठीक है। लेकिन इंडिया ने अभी उसको बैन कर दिया है, ठीक है। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि उसको आपको पता ही है कि हमारे कोक से बहुत ज़्यादा हम पेरिस एग्रीमेंट ले लो या फिर वो बहुत ज़्यादा पेट कोक जो था ना वो बहुत हार्मफुल था, ठीक है। वो बाई प्रोडक्ट था क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है ना, और पेट्रोलियम, जब कभी भी क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम क्रैकिंग प्रोसेस के थ्रू लेके जाया जाता है तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट आता है ना उसको पेट कोक कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 80% कार्बन होता है, ठीक है, इसमें 80% कार्बन होता है, और ये जो है 5 to 10% मोर कार्बन एमिट करता है देन कार्बन डाइऑक्साइड देन कोल, ठीक है। अगर पेट कोक है और कोल है तो कोल ज़्यादा नहीं करेगा, कोल कम कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट करेगा एज कम्पेयर टू पेट कोक, ठीक है। कोल जो है कम करेगा एज कम्पेयर टू पेट कोक ज़्यादा करेगा, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। अब देखते हैं अब, लेकिन अब आप ये भी पूछोगे सर पेट कोक का सबसे ज़्यादा इंपोर्टर कौन है? अब इंडिया हट गया, तो अब इंडिया ने बैन कर दिया, तो इंडिया से हटने के बाद यूएसए सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यूएसए सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं, इट इज़ अ कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल डिराइव्ड आफ्टर बर्निंग ऑफ कोल। नहीं भैया 80% है, ये इसको नहीं बोल सकते हो, नहीं बिल्कुल नहीं। इट इज़ मोर इको फ्रेंडली एंड लेस पॉल्यूटिंग देन ट्रेडिशनल कोल। नहीं, अभी मैंने बताया कि कोल जो है वो कम है एज कम्पेयर टू पेट कोक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो आगे बढ़ते हैं। With reference to classification of states, consider the following statement. Consider the following statement. After independence, all states were classified into 4 groups. जी बिल्कुल, A, B, C, D, ये 4 groups थे। A क्या था? A था गवर्नर्स प्रोविंस। क्या था? A गवर्नर्स प्रोविंस था, गवर्नर्स प्रोविंसेस, ठीक है। B क्या था? B था प्रिंसली स्टेट्स, B था प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। C क्या था? C था चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है। और D अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये सारे आपके जो 4 ग्रुप्स थे वो इस तरीके से डिवाइड किए गए थे, ठीक है। इसके बाद इसको हटाया कैसे गया? इसको हटाने के लिए बहुत बार कमीशंस बैठी, ठीक है। सबसे पहले धार कमीशन बैठी, धार कमीशन ने जो मेन मुद्दा आया था वो ये आया था कि लैंग्वेज के बेसिस में हम क्या स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हैं, तो धार कमीशन ने उसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर आया जेवीपी कमीशन, ठीक है, जेवीपी कमीशन, इसने भी रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस में हमें डिवाइड नहीं करनी चाहिए स्टेट को, ठीक है। उसके बाद आया था फैजल अली कमीशन, फैजल अली कमीशन, इसने बोला था कि लैंग्वेज के बेसिस में हम डिवाइड करनी चाहिए, ठीक है, और हमें डिवाइड करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। धार और जेवीपी जबकि उन्होंने मना किया, लेकिन तब भी जो जवाहरलाल नेहरू थे 1953 में एक स्टेट बना दिए थे जो लिंग्विस्टिक बेस में था, वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद भी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे और वो मांग भी कर रहे थे, तो इस कारण से उन्होंने उस चीज़ों को देख के उन्होंने बनाया था। फैजल अली ने क्या कहा था? फैजल अली कमीशन ने कहा था कि लैंग्वेज एज अ बेसिस एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की कंसेप्ट दी थी, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, ठीक है, 1 स्टेट। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बोला था कि हम लोग जो ग्रुप्स है ना उसको रिजेक्ट कर देने चाहिए, जो 4 ग्रुप्स बनाए उसको रिजेक्ट कर देने चाहिए। उसकी जगह क्या करना चाहिए? हमें 16 स्टेट्स बना देनी चाहिए और 3 यूनियन टेरिटरीज बना देनी चाहिए, ठीक है। 16 स्टेट्स बना देनी चाहिए और 3 यूनियन टेरिटरीज बना देनी चाहिए। लेकिन कितने बने? 14 स्टेट्स बने थे स्टार्टिंग में, और कितने यूनियन टेरिटरीज बने थे? 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे। और इन्होंने रेकमेंड कितना किया था? 16 और 3 रेकमेंड किया था। बात समझ में? तो ग्रुप क्लासिफिकेशन वाज एबॉलिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फैजल अली कमीशन। जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 75 का सी, क्योंकि पहला तो ऑप्शन सही है कि ऑल स्टेट्स वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, ABCD आपको बता दिया। उसके बाद मैंने सारे ग्रुप्स भी बता दिए, सारे कमीशन भी बता दिए आपको, धार कमीशन, जेवीबी कमीशन, इन दोनों के बारे में पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं 76 नंबर सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी की बात की गई है। सेंट्रल जू अथॉरिटी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जी बिल्कुल, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके द्वारा जो एक्ट आया था उसके द्वारा इन्होंने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई थी जिसका नाम था सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है। इसको हेड कौन करता है? इन्वायरमेंट मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है। ये इसका मेन काम क्या है कि जितने भी जूज हैं ना, जितने भी जूज हैं उसको रिकग्नाइज करे, इंडेंजर स्पीसीज़ को रिकग्नाइज करे, ठीक है, इंडेंजर स्पीसीज़ को रिकग्नाइज करे, और जितने भी जू से रिलेटेड कोई भी काम हो ना वो सारे काम ये करे। कोई भी जू अगर बनेगा तो वो सेंट्रल जू अथॉरिटी से परमिशन लेके ही बनेगा, ठीक है। कोई भी जू बनेगा तो सेंट्रल जू अथॉरिटी से परमिशन लेके ही बनेगा, ठीक है। ऑल जूस के ऊपर जितने भी निगरानी रखते हैं वो यही देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद
प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सीजेड। अभी मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन है इसका हेड? इसका हेड जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। कौन है इसका हेड? इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, ठीक है। इट हैज़ राइट टू रिकॉग्नाइज एंड डी रिकॉग्नाइज जूस इन इंडिया। अभी मैंने बताया जू से रिलेटेड सारे काम यही करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज कैन बी टेकन अप बाय द एनएचआरसी। एनएचआरसी कौन कौन से ऐसे इशूज हैं जो ले सकता है? सबसे पहले एनएचआरसी क्या है? क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कहाँ से आया है ये स्टैट्यूटरी बॉडी? ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ह्यूमन राइट एक्ट जो आया था ना, HRA, ठीक है, HRA एक्ट 1993, ये जो आया था इसने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई थी जिसका नाम था एनएचआरसी, ठीक है। ये काम क्या क्या करता है? देखो ये कुछ काम करता है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसके जो प्रोविजंस है वो किस किस तरीके, मतलब कहाँ कहाँ वो जा सकता है। एनएचआरसी कहाँ कहाँ जा सकता है? एनएचआरसी देखो कहाँ कहाँ जा सकता है। अगर कहीं पे भी ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन आया, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, तो वहाँ पर जाएगा, वहाँ पे वो केसेस ले सकता है, ठीक है। उसके बाद बॉन्डेड लेबर का कहीं पे भी केस है, बॉन्डेड लेबर का कहीं पे भी केस है। राइट टू फूड का कहीं पे भी केस है, कहीं पे भी राइट टू फूड, ठीक है, वहाँ पे भी अगर कोई केस है तो भी वो जा सकता है, ठीक है, मतलब वो केस ले सकता है और उसके खिलाफ केसेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद राइट्स ऑफ चिल्ड्रन कहीं पे भी अगर वायलेट हो, चिल्ड्रंस के अगर राइट कहीं पे भी वायलेंट हो, मतलब वायलेट हो रहा हो, तो वहाँ पर भी वो जा सकता है। अगर कहीं पे भी डिसेबल्ड पर्सन की बात की गई है, डिसेबल्ड पर्सन जिसको हम लोग दिव्यांग भी बोलते हैं, ठीक है, जो दिव्य मतलब भगवान का जो अंग है, ठीक है, वो अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसके भी अगर कोई प्रोविजंस आता है तो वो एनएचआरसी ले सकता है, ठीक है। अगर कहीं पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन्स आता है, ठीक है, वुमेन्स का अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट आता है तो उसका भी वो केसेस ले सकता है। अगर कहीं पे भी मैनुअल स्केवेंजिंग की बात आती है, मैंने आपको बताया था मैनुअल स्केवेंजिंग, अगर अभी तक आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं पॉलिटी के ऊपर जो गवर्नेंस का है, उसमें मैंने मैनुअल स्केवेंजिंग की पूरा चीज़ बताया था, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच टू एक्सपर्ट, मैंने सब कुछ बताया था, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में, ठीक है, उसके एक्ट्स वैक्ट सब बताए थे, आप जाके वो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद राइट टू हेल्थ की अगर कहीं पे भी बात है, राइट टू हेल्थ, तो वहाँ पर भी वो जाके केसेस ले सकता है, ठीक है। उसके बाद कहीं पे भी दलित्स का केस है, दलित्स का कोई भी इशू है दलित्स का, ठीक है, तो वो भी केस ले सकता है। नोटिफाइड ट्राइब्स का अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो वो भी ले सकता है, ठीक है। ट्राइब्स का अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है, नोटिफाइड ट्राइब्स का, वो जेल्स में भी जाके इंस्पेक्शन कर सकता है कि जेल्स में लोग किस तरीके से रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एनएचआरसी के हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एनएचआरसी ले सकता है। अब देखते हैं इश्यूज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, क्या वो ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है। प्रॉब्लम्स फेस बाय नोटिफाइड डी नोटिफाइड ट्राइब्स, जी बिल्कुल। इश्यूज रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ, जी बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आई? आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 368 में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ज़रूरत होती है? इस चीज़ के लिए ना मुझे नोट पैड चाहिए होगा, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो 3 टाइप की होती है। एक तो सिंपल, अगर आपको सिंपल चाहिए हो, ठीक है, अगर कोई सिंपल हो, ठीक है, सिंपल। एक होती है स्पेशल, और तीसरी होती है स्पेशल प्लस लेजिस्लेचर, ठीक है। ये तीन टाइप के बिल्स होती हैं, ठीक है। अगर कोई सिंपल मेजॉरिटी से अगर कोई बिल पास हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो वो वहाँ से पास कर देंगे। अगर कोई स्पेशल चाहिए, स्पेशल में क्या प्रोविजन होता है? स्पेशल में मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि 50% ऑफ द स्ट्रेंथ, 50% ऑफ द स्ट्रेंथ प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। सिंपल में क्या होता है? 50% जो भी हो प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी विथ लेजिस्लेचर क्या होता है कि ये तो चाहिए ही चाहिए, साथ में जो हाफ ऑफ द स्टेट्स है ना उसका कंसेंट भी चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट्स के कंसेंट भी चाहिए। बात समझ में आई? जैसे ही हाफ ऑफ द स्टेट्स ने कंसेंट दे दिया तो वो बिल भी पास हो जाएगी। बात समझ में आई? चलिए अब बहुत लोग पूछोगे सर सिंपल मेजॉरिटी में कौन कौन से बिल्स को पास किया जाता है? सिंपल मेजॉरिटी में कुछ बिल्स होते हैं, जैसे अगर कोई न्यू स्टेट बनाया जाता है, कोई भी न्यू स्टेट बनाया जाता है तो वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल मेजॉरिटी के कौन कौन से हैं। न्यू स्टेट्स अगर कहीं बनता है तो वो सिंपल मेजॉरिटी की बात होगी, ठीक है। अगर कहीं पे भी बाउंड्रीज चेंज करनी हो तो भी वो सिंपल मेजॉरिटीज़ की बात होगी। अगर कहीं पे भी बाउंड्रीज चेंज करनी हो तो भी वो सिंपल मेजॉरिटीज़ की बात होगी। अगर कहीं पे भी लेजिस्लेचर बनाना हो, जैसे अभी जो वेस्ट बंगाल का केस है, वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बनाना है, ठीक है, एमएलसी बनाना है। अगर कहीं पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है तो उसके लिए कौन
पार्लियामेंट में कौन सा किस तरीके की मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। एमएलसी बनाना है तो वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया है तो वहाँ पे भी एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे सेकंड शेड्यूल में अगर कोई चेंजेस लेके आने हैं सेकंड शेड्यूल में तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। अगर कोरम में कोई चेंजेस लेके आना है, कोरम में चेंजेस लेके आना है तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिटीजनशिप में अगर कोई चेंजेस लेके आना तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे भी डीलिमिटेशन की बात करनी है, डीलिमिटेशन की बात करनी है तो भी सिंपल मेजोरिटी की बात करनी है। अगर कहीं पे भी फिफ्थ सिक्स्थ शेड्यूल की बात की जाएगी तो भी वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी की बात की जाएगी, ठीक है। ये सारी सिंपल मेजोरिटी की बात है। कहाँ स्पेशल मेजोरिटी की कहाँ कहाँ बात की जाएगी, स्पेशल मेजोरिटी की बात की जाएगी जब कभी भी, जैसे फंडामेंटल राइट्स, स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जब कभी फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, इन सब की बात होगी तो वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की बात की जाएगी। अब आप पूछोगे सर स्पेशल मेजोरिटी विथ लेजिस्लेचर किस में चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी विथ लेजिस्लेचर वो उन केसेस में चाहिए जहाँ पर भी फेडरल स्ट्रक्चर को चेंजेस की जानी चाहिए, जहाँ पर भी फेडरल स्ट्रक्चर चेंज होंगे ना, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर का हेड है, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को अगर चेंज करनी हो तो वहाँ पर ये प्रोविजन लेके आना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन चेंज कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई एग्जीक्यूटिव पावर है ना और उन दोनों के बीच में चेंजेस लेके आ रहे हो सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी विथ लेजिस्लेचर चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अगर कोई तुम चेंजेस लेके आ रहे हो, अगर कोई गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अगर कोई चेंजेस लेके आ रहा है तो उसके लिए भी यही प्रोविजन है। अगर कोई भी लिस्ट है जो 7th शेड्यूल में है अगर वो चेंज कर रहे हो तो उसके लिए भी चाहिए, ठीक है। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स की पार्लियामेंट में और वो चेंजेस कर रहे हो तो उसके लिए भी सेम प्रोविजन चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी विथ लेजिस्लेचर। बात समझ में आई, ये तीनों बातें समझ में आ गई। तो चलो अब देखते हैं हमारा सवाल क्या है, 78 नंबर सवाल। कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात कहाँ कहाँ की जाएगी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। अगर कहीं पे भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट चाहिए, जी बिल्कुल चाहिए। उसके लिए तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी विथ लेजिस्लेचर चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी विथ लेजिस्लेचर चाहिए, ठीक है। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, अगर न्यू स्टेट्स बनाओगे तो क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही नहीं, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। चेंजेस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, अभी मैंने बताया उसके लिए भी क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी विथ लेजिस्लेचर चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 368 चाहिए, तो ये भी चाहिए। तो 1 और 3 चाहिए, 1 और 3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल क्या कहा जाता है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 इज अ प्रोविजन मेड इन, ये किसके अंडर प्रोविजन है, आपको चाइल्डहुड केयर देना है और चिल्ड्रंस को एज 6 तक प्रॉपर चाइल्डहुड केयर देना है, ये कौन कर सकता है, ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट कर सकती है। कौन कर सकता है, ये स्टेट कर सकती है। तो डीपीएसपी में है, ठीक है, ये डीपीएसपी है, ठीक है। बात समझ में आई, ये एक डीपीएसपी है, ठीक है। आपको डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर सवाल। 80, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर स्टेटेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब कौन कौन सा ऐसा प्रोविजंस है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में स्टेट किए गए हैं, ठीक है। अब आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, अब मैं आपको बता देता हूँ सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। देखो मैं लिखूंगा नहीं पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ए से लेके के तक का है फंडामेंटल ड्यूटीज़, 51A, ठीक है, ए से लेके के तक है। सबसे पहले क्या कहा जाता है कि हमें जो नेशनल फ्लैग्स और नेशनल एंथम है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए, नोबल आइडियाज़, जो हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल्स के लिए जो नोबल आइडियाज़ हमारे में जो आए थे उसको चेरिश करना और उसको फॉलो करना है, ठीक है। जो भी हमारे नोबल आइडियाज़ थे, जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो था हमारा, उसमें जो नोबल आइडियाज़ यूज़ किए गए थे उसको हमें चेरिश करना है, नोबल आइडियाज़ को, ठीक है। उसके बाद सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना है, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A पार्ट सी, ठीक है। उसके बाद डी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द सर्विस वेन एवर दे नीडेड, ठीक है, व्हेन कॉल्ड अपॉन, ठीक है। उसके बाद टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversity and to renounce practice derogatory to the dignity of women, ठीक है। ये याद होनी चाहिए आपको। अगर कभी भी हमारे सोसाइटी के लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप ये फंडामेंटल ड्यूटी लिख सकते हो, ठीक है, कि हमें हार्मनी प्रमोट करना है, हमारे स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करना है, ठीक है,
रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटीज़ को हमें ट्रांसेंड करना है, ठीक है, और हमें अपहोल्ड करना है डिग्निटी ऑफ वुमेन को भी, ठीक है। ये आप सोसाइटी के जो भी क्वेश्चंस आए ना उसमें बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो, हारमनी की बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कल्चरल कंपोजिट कल्चर, ठीक है, जो हमारी कंट्री की जो कंपोजिट कल्चर है ना, कंट्री की जो कंपोजिट कल्चर है उसको हमें वैल्यू करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, ठीक है, लेक्स, रिवर्स, इन सबको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, हमें साइंटिफिक टेम्पर की डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सेफगार्ड करना है, ठीक है। एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, हमें वायलेंस से भी बचना है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और वायलेंस से बचना है, ठीक है। उसके बाद टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशंस कंस्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, ठीक है। हमें अपने एक्सेलेंस को बढ़ाते रहना है, हमें अपने आप को बढ़ाते रहना है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ताकि हमारा जो नेशन है, अगर हम बढ़ेंगे तो ही तो नेशन बढ़ेगा, ठीक है, वही बात है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, जब 6 to 14 ईयर्स की बात होती है ना, जब तक 6 ईयर्स की बात होती है तो कौन दे रहा है, वो DPSP में है। 6 to 14 ईयर्स कौन दे रहा है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है। और इसको कब ऐड किया गया था, इसको 86th अमेंडमेंट एक्ट के साथ ऐड किया गया था। बात समझ में आई? ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको याद समझ में आ गए, आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, अभी बताया मैंने। टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, हमें कहीं पे भी नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की बात की है क्या, हमारे कहीं पे भी नेशनल इंपॉर्टेंस की मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की बात की गई है? जी नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। मैंने आपको बताया तो कहीं पे भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स की बात की है। हमें ये बताया कि हमारे नोबल आइडियाज़, जो नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम को जो नोबल आइडियाज़ इंस्पायर कर रहे थे उसको फॉलो करना है, ठीक है, या फिर हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, लेकिन मॉन्यूमेंट्स की कहीं पे भी बात नहीं की गई है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स जो है ना वो DPSP में है, वो कहाँ पर है, वो DPSP में है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है। कौन सा है, आर्टिकल 49, ठीक है, याद रखना, ठीक है। वो मॉन्यूमेंट्स, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, ये DPSP में है, ठीक है। उसके बाद टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जी बिल्कुल है। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, जी बिल्कुल ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हट जाएगा और 1, 3 और 4, तो इसका आंसर हो जाएगा C। बात समझ में आई? अगला सवाल बहुत ईजी सवाल, मैंने बोला है ना कि हर बार कहीं ना कहीं आपको ये सवाल मिल ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय BR अम्बेडकर, इसका आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बहुत ईजी सवाल, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 82nd, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब कौन ऐसे पर्सन है जो सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह एलिजिबल हैं कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं, ठीक है। अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, क्या ये हमारे सिटीजन बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है, ये बन सकते हैं। अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2 years, क्या सिर्फ 2 साल, क्या सिर्फ 2 साल? नहीं सर, 2 साल नहीं। अगर कोई मैरिड है और उसे 7 साल रहना पड़ेगा, कितने साल? 7 साल रहना पड़ेगा, ठीक है, साथ में, तब उसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु वाज अर्लियर एन इंडियन सिटीजन एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months, क्या ये बन सकता है? जी बिल्कुल ये बन सकता है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर हमें बता दो कौन कौन ऐसे हैं जो सिटीजनशिप में बन सकते हैं हमारे सिटीजनशिप एक्ट के बाद, क्योंकि अभी जो आया है CAB के बाद, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है, उसके बाद जो सिटीजनशिप है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो UPSC सवाल उठा सकती है। तो ये बात याद रखना, CAB के बाद ये इंपॉर्टेंट है। तो हम बता देते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया था। सबसे पहले ये बता दो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? 1955 में आया था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें अगर कोई पर्सन देखो PIO है, PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, और वो 7 साल इंडिया में रह चुका है, 7 साल इंडिया में रह चुका है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। अगर कोई PIO है और वो आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया में पहले से रह रहा है, आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहा है, तो भी उसे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई पर्सन इंडियन पर्सन से मैरिड किया है, पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन से मैरिड किया है, ठीक है, लेकिन और वो 7 साल इंडिया में रह रहा है, तो उसको भी मिल जाएगा, ठीक है, उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पर्सन
ऑफ फुल एज हो जाता है, पर्सन ऑफ फुल एज, ठीक है, पर्सन ऑफ फुल एज, फुल एज मतलब 18 साल से ऊपर हो जाता है, ठीक है। और उसके पेरेंट जो थे वो इंडियन सिटीजन्स थे, लेकिन उन्होंने डिनाउंस कर दिया। मैंने बताया था पिछले पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर उनसे पेरेंट ने अगर इंडियन सिटीजन्स थे और उसने डिनाउंस कर दिया तो भी वो इंडियन सिटीजनशिप में, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत इंडियन सिटीजनशिप बन सकता है, इंडियन सिटीजन बन सकता है, ठीक है। लेकिन उसको 12 महीने से इंडिया में रहना पड़ेगा। किस में रहना पड़ेगा? 12 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें समझ में। और अगर कोई पर्सन जो है 18 साल का बन चुका है लेकिन वो ओवरसीज सिटीजन्स था 5 साल के लिए, ओवरसीज सिटीजन था 5 साल के लिए और इंडिया में 12 महीने से रह रहा है, ठीक है, तो भी वो सिटीज़न बन सकता है। ये सारे प्रोविजंस है जो आप सिटीजन्स किस तरीके से एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3, 1 and 3 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड एंड नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द राइट गारंटीड अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसमें वर्ड जो नोट करने की है ना वो है नॉट। अब इसमें कौन से ऐसे राइट्स हैं जो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमें गारंटी नहीं की है, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से हैं? अब हमें देखना है कि हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ऐसे कौन से राइट्स हैं जो हमें गारंटी नहीं किए गए हैं। अब हमें ऐसे कौन से राइट्स हैं जो गारंटी नहीं किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट टू रिलीजन में कौन कौन से राइट्स आते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 25। जब कभी भी ये बात आए तो आर्टिकल 25 याद कर लो। आर्टिकल 25 में क्या क्या कहा गया? आर्टिकल 25 में कहा है ऑल पर्सन्स हैव राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब होता है कि आप रिलीजन को चूज़ करो चाहे मत करो, ठीक है। आपके पास वो मर्जी है कि आप चाहो तो मतलब वो भी रह सकते हो कि आपको कोई रिलीजन आपको नहीं चाहिए, आप विदाउट एनी रिलीजन हो, ये भी आपके पास एक राइट है, ठीक है। गवर्नमेंट कैन इम्पोज, लेकिन एक बात है कि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। किस किस बेसिस पे? हेल्थ के बेसिस पे, ठीक है, हेल्थ के बेसिस पे, मोरालिटी के बेसिस पे, मोरालिटी के बेसिस पे, पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे, ठीक है। इन सब के बेसिस पे गवर्नमेंट जो है इम्पोजिशन रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर भी कर सकती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर भी कर सकती है कोई भी मैटर में, ठीक है। गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द मैटर्स, ठीक है। जैसे एक चीज़ और याद रखो, राइट टू प्रोपोगेट, राइट टू प्रोपोगेट है, राइट टू प्रोपोगेट है, ठीक है, लेकिन राइट टू फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं है। आपको कोई फोर्सफुल कन्वर्जन का कोई राइट नहीं है, ठीक है। प्रोपोगेट करने का राइट है, आपको रिलीजन को प्रोपोगेट करने का राइट है, ठीक है। ये बात याद रखना। चलो अब ये सारी तो आपको मोटा मोटा चीज़ें बता दिया। अब देखो ये क्वेश्चन को देखो, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है? इट इंक्लूड्स राइट्स नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। इट इंक्लूड्स राइट नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। आपको मैंने बताया फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में क्या कहा गया है कि आपको ये राइट है कि आपको ये राइट है कि आप कोई भी रिलीजन नहीं चुनना चाहते हो तो आप नहीं चुनो, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट सही है तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद इट इज़ सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस इन ऑर्डर टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अभी मैंने बताया हेल्थ, मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर में इसको लिमिटेशन कर सकती है गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसके बाद इट इंक्लूड्स परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। हाँ, आप परसूड कर सकते हो, आप परस्यू कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो, लेकिन आप फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स फॉर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर। भैया गवर्नमेंट अगर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दे देता है और इंटरफेरेंस नहीं करता है तो वो मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ पे कैसे वो लॉज बना सकता है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 83 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में? आर्टिकल 25 याद कर लेना, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अब जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़। जवाहरलाल नेहरू कौन कौन से ऐसे चेयरमैन, कौन कौन से ऐसे बॉडीज़ थे जिसके वो चेयरमैन थे? क्या वो यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे? यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे, जी बिल्कुल थे। क्या वो स्टेट कमेटी के चेयरमैन थे? जी बिल्कुल, वो भी थे, ठीक है। क्या वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे, जी बिल्कुल, वो उसके भी चेयरमैन थे, उसके भी चेयरमैन थे, ठीक है। क्या वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन थे? क्या वो रूल ऑफ प्रोसीजर? नहीं, उसके चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। ये 3 तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है। इसके अलावा क्या जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा स्टेट्स कमेटी के भी थे, कॉन्स्टिट्यूशन के भी थे, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी थे, यूनियन पावर कमेटी के भी थे, ठीक है। इसके बाद जो है ना सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन सी थी? एक तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी और एक स्टरिंग कमेटी थी, स्टरिंग कमेटी भी इनके पास थी। उसके बाद सरदार पटेल के पास कौन कौन सी कमिटीज थी? एक तो प्रोविंशियल कमिटी थी, दूसरी थी
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कमेटी थी, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कमेटी थी वो भी थी, ठीक है। ये दोनों सरदार पटेल के पास थी। इसके बाद बी आर अम्बेडकर के पास कौन सी कमेटी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके पास ड्राफ्टिंग कमेटी थी। आपको सारी कमेटीज़ के बारे में आपको पता चल गई, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन से थे, 1, 2 एंड 3, 4 तो मैंने बताया। राजेंद्र प्रसाद के पास थे 1, 2 एंड 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सीवीसी के बारे में बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीवीसी इज करेक्ट? अब करेक्ट की बात की गई है। मैं आपको आंसर्स पढ़ने से पहले मैं आपको सीवीसी के बारे में कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले सीवीसी कब बना था? 1964 में बना था। कैसे बना था? एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से आया था। कैसे आया था? एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से आया था, ठीक है। लेकिन और इसको कौन रेकमेंड किया था? सनातन कमेटी भी रेकमेंड किया था। मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था, सनातन कमेटी ऑन करप्शन जो आई थी, ठीक है। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से आया था, लेकिन 2003 में इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था, ठीक है। इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। सीवीसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है। इसमें एक चेयरपर्सन है और 2 कमिश्नर्स हैं। एक चेयरपर्सन है, नॉट मोर देन 2 कमिश्नर्स हैं, ठीक है। नॉट मोर देन 2 कमिश्नर्स हैं, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है सीवीसी को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सीधी बात है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सीवीसी को, ठीक है। ये अपॉइंट कैसे होता है? एक कमेटी से अपॉइंट होता है। उस कमेटी में कौन कौन होता है? सबसे पहले पीएम होंगे, दूसरे होम मिनिस्टर होंगे, तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ठीक है, एलओपी, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। उसके बाद ये ऑफिस कितने दिन तक होल्ड करेगा? ऑफिस ये होल्ड करेगा 4 साल और 65 ईयर्स। कितने? 4 ईयर्स और 65 ईयर्स, 4/65, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या ये एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए? नहीं, ये एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। ये रीअपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको रिमूव कैसे किया जाता है? इसको रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट इसको रिमूव करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट कैसे रिमूव करेगा? वही सेम केस सुप्रीम कोर्ट में भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी इंक्वायरी करेगा और सुप्रीम कोर्ट उसको फिर वापस भेजेगा, ठीक है। और सीवीसी जो है वो रिपोर्ट किसको देगा? क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा कि प्रेसिडेंट को देगा? सिंस वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो उसको जो रिपोर्ट भी है वो प्रेसिडेंट को ही देगा। बात समझ में आई? ये सारी चीज़ें सीवीसी के बारे में है। आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब देखते हैं क्या क्या है। इट वॉज स्टैब्लिश थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 2005। भैया मैंने अभी बताया कि 1964 में वो इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीवीसी एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमीशन। ये स्टेटमेंट सही है, अभी मैंने बताया, ठीक है, अभी मैंने बताया था यहाँ पर कि उसमें एक सीवीसी होता है जिसको चेयरपर्सन भी कहा जाता है और नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, ठीक है। उसके बाद सीवीसी कैन बी रिमूव्ड इन अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। नहीं, उसको प्रेसिडेंट रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है? सुप्रीम कोर्ट में भेजता है, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है, फिर वो भेजता है प्रेसिडेंट को, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं, ठीक है। सीवीसी हैज़ टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस एनुअली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, अभी मैंने बताया कि किसको क्या भेजता है, वो प्रेसिडेंट को भेजता है। बात समझ में आई? सारी बातें सीवीसी के बारे में समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 86 नंबर सवाल किसके लिए किया गया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के बारे में किया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी के बारे में बात की गई है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ मिनिस्ट्रियल लेवल। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी के बारे में बात की गई है। इट इज़ अ मिनिस्ट्रियल लेवल कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कोई मिनिस्ट्रियल लेवल कमेटी है? जी बिल्कुल, ये एक मिनिस्ट्रियल लेवल कमेटी ही है, ठीक है। 86 ये एक मिनिस्ट्रियल लेवल कमेटी ही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, का। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। इंडिया इज़ येट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कमेटी। नहीं, इंडिया तो मेंबर है ही, ठीक है, इंडिया एक मेंबर है, ठीक है, आईएमएफसी का, ठीक है। ये एक बॉडी है जो आईएमएफ के अंडर चलती है, ठीक है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है आईएमएफ के अंडर, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री लेवल कमिटीज़ बनाती है, ठीक है। ये कितनी बार मिलती है? 2 बार मिलती है साल में, ठीक है, 2 टाइम्स इन अ ईयर, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। ये बातें सारी बातें जो है आईएमएफसी के बारे में जो मोटा मोटा मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 2 तो गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। अब ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, और कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को मतलब जो सबको मिलते हैं, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ एक चीज़ बता दिया कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा बाकी सारे जो हैं वो फॉरेनर्स को भी मिल सकते हैं। तो 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिले हैं। कौन कौन से? 15, 16, 19 और 29 एंड 30, ठीक है।
15, 16, 19, 29 और 30। 15 क्या कहता है? 15 कहता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है। 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 19 क्या कहता है? 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, ठीक है। 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर एंड ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। 30 क्या कहता है? 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन, ठीक है। ये सारे आपको फंडामेंटल राइट्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स है सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिले हैं। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन क्या सिर्फ इंडियंस को है? नहीं, वो फॉरेनर्स को भी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 ये हमारे इंडियंस को ही है, जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी बताया मैंने अभी आपको, ये आर्टिकल 15, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3। आपको ये सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए कि ये सिर्फ आर्टिकल्स इंडियंस को मिले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल, डीपीएसपी प्रोवाइड्स फॉर, डीपीएसपी किसको प्रोवाइड करता है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट अ सोसाइटी शुड एक्सेप्ट या शुड अडॉप्ट, जी बिल्कुल। गोल्स और सोसाइटी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो एक सोसाइटी को अडॉप्ट करना चाहिए ना, वो डीपीएसपी कहता है, ठीक है। राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वो भी हमें बताया जाता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है। पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट इन फ्री इंडिया एंड द पोर्टफोलियोज हेल्ड बाय देम, ठीक है। कौन कौन से उन्होंने पोर्टफोलियोज हेल्ड किए थे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को क्या साइंटिफिक रिसर्च मिला था? साइंटिफिक रिसर्च मिला था, जी बिल्कुल मिला था। वो पीएम थे। जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन से पोस्ट थे? वो पीएम थे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी उनको मिला था, ठीक है। उसके बाद कॉमनवेल्थ रिलेशंस भी उनको मिला था, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च भी उनको मिला था, ठीक है। ये सारे पोस्ट जवाहरलाल नेहरू के पास थे। इसके बाद तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद मौलाना अब्दुल आज़ाद एजुकेशन, क्या मौलाना अब्दुल आज़ाद एजुकेशन में थे? जी बिल्कुल, मौलाना अब्दुल आज़ाद ही एजुकेशन में थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग क्या वल्लभ भाई पटेल को मिला था? जी बिल्कुल, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वल्लभ भाई पटेल को ही मिला था। इसके अलावा सर बता दो, और कुछ बता दो। इसके अलावा बता देता हूँ, सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, इनको क्या मिला था? उसको इनको डिफेंस मिला था, ठीक है, इनको डिफेंस मिला था। उसके बाद जॉन मथैया, जॉन मथैया ये कौन थे? ये हमारे रेलवे मिनिस्टर थे। कौन थे? रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है, याद रखना। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनको क्या मिला था? उनको मिला था फूड एंड एग्रीकल्चर मिला था, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर 1947 में कैबिनेट मिनिस्टर, क्या वो कैबिनेट गवर्नमेंट में, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? सर RKS चट्टी थे, RKS चट्टी, ठीक है। ये हमारे जो थे, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। लॉ मिनिस्टर कौन थे? अंबेडकर साहब थे। लॉ मिनिस्टर कौन थे? अंबेडकर साहब थे। पटेल साहब को और भी कुछ मिला था, पटेल साहब को और मिला था। एक तो होम मिनिस्ट्री मिला था पटेल साहब को, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिला था, और स्टेट्स की भी जो मिनिस्ट्री थी ना, वो भी इन्हीं को मिला था, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू CIC। अब CIC के बारे में क्या बात की गई? CIC मतलब RTI एक्ट। RTI एक्ट कब आया था? 2005 में आया था, 2005 में आया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से एक्ट से आ रहा है इनके पावर? स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कोई ना कोई एक्ट होगा। कौन सा एक्ट है? RTI एक्ट है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद इसके पास कौन से पावर्स हैं? इसके पास सिविल कोर्ट्स के पावर्स हैं। CIC के वो सिविल कोर्ट्स के पावर्स हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट्स के पावर्स हैं। अभी CIC के बारे में बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा है क्योंकि उनके एक नया बिल आया है, ठीक है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। अगर समझ में ना आया तो लिख देना, हम आपको अगले दिन एक नया लेक्चर बना देंगे, ठीक है, अगर कमेंट सेक्शन में आप लिखते हो तो, ठीक है। उसके बाद CIC was first constituted as an executive body and later given the statutory status। नहीं सर, वो पहले से ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, वो पहले से एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वाइल इंक्वायरिंग द कमीशन हैज़ द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, जी बिल्कुल, अभी बताया सिविल कोर्ट का पावर है। इट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट द इरेंट ऑफिशियल। नहीं सर, वो खुद नहीं ले सकता है, वो सजेस्ट कर सकता है, ठीक है, सजेस्ट कर सकता है, वो खुद नहीं ले सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। 91 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू NCPCR, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, चाइल्ड राइट्स की बात की गई है। अब देखते हैं हम लोग चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं। अब आप पूछोगे सर NCPCR के बारे में कुछ बता दो। NCPCR जो है ना, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है,
ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और किसके अंडर आता है, कौन से, अगर वो स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कोई ना कोई एक्ट होगा ही। कौन सा एक्ट था, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। 2005 का जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट था, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये याद रखना, ठीक है, इससे बना है, ठीक है। उसके बाद इसमें कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, इसका एक चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 वुमेन होने ही चाहिए, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अपने रिपोर्ट्स किसको सबमिट करता है, क्या वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है एनसीपीसीआर, नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है। किसको सबमिट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है, ठीक है। उसके बाद इसको भी पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, क्या है, पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, ठीक है, पावर ऑफ सिविल कोर्ट है। उसके बाद नेशनल कमीशन जो है ना, अगर कोई भी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, अगर कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा चीज़ है जो किसी स्टेट कमीशन के पास चल रहा हो, तो वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के पास नहीं जाएगा, ठीक है, उनको ये पावर नहीं है, वो उनको प्रोविड किया गया है, ठीक है। बात समझ में आई, ये बात सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं, इट इज स्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को एक्ट 2012। नहीं सर, चाइल्ड प्रोटेक्शन मैंने अभी क्या बताया कि कौन से कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में आया है, ठीक है, 2012 में नहीं आया, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी विथ एटलीस्ट 2 वुमेन्स इन द कमीशन, मैंने बोला ना मल्टी मेंबर बॉडी है, 2 वुमेन्स होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मनरेगा, के बारे में। मनरेगा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है, कोविड के कारण। अब हम लोग देखते हैं मनरेगा। Consider the following statement with reference to Manrega Act and scheme. It guarantees a minimum of 150 days of wage employment to every household. नहीं सर, 100 days of wage employment देता है। पहला स्टेटमेंट गलत, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपका आंसर ऐसे ही आ गया, ठीक है। ग्राम पंचायत आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स वाइल ग्राम सभा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल ऑडिट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। At least 1/3 of the beneficiary of the scheme shall be women who have registered for the work under the scheme. वुमेन को भी 1/3 आपको काम मिलना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, 93 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द अबव गिवन ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या आपको अभी तक प्रियम्बल याद हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बता दो। अगर अभी तक आपको प्रियम्बल याद नहीं हुआ है तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी याद करवा रहा हूँ, याद कर लो, ठीक है। देखो इस तरीके आज का दिन है, याद कर लो, ठीक है। ऐसे याद करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू, किन किन चीज़ों में कंस्टिट्यूट करना है इंडिया को, देखो 5 चीज़ों में कंस्टिट्यूट करना है। किस किस में, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, इन सब चीज़ों में हमें कंस्टिट्यूट करना है, ठीक है। एंड टू सिक्योरिटी ऑल सिटीजन्स, क्या क्या देना है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड प्रमोट अमॉन्ग ऑल, ठीक है, स्टेट इक्वालिटी हो गया। उसके बाद फेटर्निटी assuring the dignity of individual and unity and integrity of India of nation, ठीक है, यही मान लो, ठीक है, assuring the dignity, उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात की गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। लिबर्टी ऑफ वर्शिप, क्या हमें वर्शिप की लिबर्टी है, यहाँ पर लिबर्टी है, कहीं पे भी वर्शिप की लिबर्टी है, जी हाँ, देखिए यहाँ पे वर्शिप की लिबर्टी है, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद डिग्निटी ऑफ नेशन है क्या, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मैंने बोला, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। पॉलिटिकल लिबर्टी, क्या आपको पॉलिटिकल लिबर्टी है क्या, कहीं पे भी आपको पॉलिटिकल लिबर्टी दिख रहा है क्या, यहाँ पे थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी है, पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल लिबर्टी भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 कौन सा ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा। बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल, अब देखते हैं 94 नंबर सवाल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
क्या वो रिड्यूस किया था वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स के बीच में? क्या कोई जो हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसने 21 साल से 18 साल के लिए हमारा जो एज था उसको कम किया था? हमारा वोटिंग एज को क्या 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कम किया था? जी बिल्कुल, ये याद रखना, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने ही हमारा वोटिंग एज को कम किया था, ठीक है। उसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट फॉर एजुकेशन द चिल्ड्रन, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया था ये, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, जी बिल्कुल, ये भी 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही डिफेक्शन आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। 95th नंबर सवाल, 95th नंबर सवाल, बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही इजी सवाल। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ओनली थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या हमारा फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही अमेंड किया जा सकता है? क्या ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। एन अमेंडमेंट टू द फंडामेंटल राइट्स रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। नहीं, अभी मैंने ऊपर बताया था कि अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देख रहे हो ऊपर और नीचे कैसे इंटरलिंक हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऊपर और नीचे इंटरलिंक है, ये इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इससे ही आपका यूपीएससी निकलेगा। आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर सवाल, 96 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी वर्टिकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फीटस? अपने माँ जो है अपने बच्चे को, ऐसे कौन कौन से डिजीजेज हैं जो अपने बच्चों को ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी हो सकती है? एक हो सकती है जीका वायरस जो है, इबोला ये भी ट्रांसमिट हो जाएगी, HIV वो ट्रांसमिट हो जाएगी, रूबेला वो ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है, हर्पीस, ठीक है, वो ट्रांसमिट हो जाएगी, चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स ट्रांसमिट हो जाएगी, सिफिलिस जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बस इतना ही जो डिजीजेस हैं वो ट्रांसमिट हो पाएगी, ठीक है। तो जीका सही है, हो जाएगी, इबोला हो जाएगी, HIV भी हो जाएगी, रूबेला भी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल, 97 नंबर सवाल, 97 नंबर सवाल में क्या लिखा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। अब लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में पता किया गया है, तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के बारे में कुछ बताया गया, तो मैं कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, एक चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम 88 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कितने? 8 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इस 8 मेंबर्स और एक चेयरपर्सन में एक बात है क्या कि 50% जो होंगे ना वो जुडिशियल मेंबर्स होंगे। कौन होंगे? जुडिशियल मेंबर्स होंगे, ठीक है। क्या पीएम जो है वो लोकपाल के अंडर आता है? जी हाँ, पीएम जो है वो लोकपाल के अंडर आता है, ठीक है, यही तो अन्ना हजारे कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या कोई लोकपाल है वो आपके कोई भी प्रॉपर्टी है वो कन्फिस्केट कर सकता है? जी हाँ, दे हैव द प्रोविजन फॉर कन्फिस्केशन ऑफ लोकपाल, ठीक है, लोकपाल हैज़ द प्रोविजन ऑफ कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, उनको प्रॉपर्टी को मतलब कन्फिस्केट कर सकता है, ठीक है, मतलब आप अपने निगरानी में ले सकता है लोकपाल, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी को, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूँ। वो एक सुओ मोटो भी इशू कर सकता है अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट। आपको कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर लोकपाल को लगता है सुओ मोटो लेना है तो वो सुओ मोटो भी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या, अब देखो, अब ये चीज़ तो है, क्या कोई एनोनिमस कंप्लेन अलाउड है? एनोनिमस कंप्लेन अलाउड है? नहीं, एनोनिमस कंप्लेन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? लोकपाल हैज़ द सुओ मोटो प्रोसीड टू अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट। लोकपाल हैज़ सुओ मोटो पावर्स फॉर टू प्रोसीड अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट नहीं, सुओ मोटो वो नहीं ले सकता है। मैंने क्या बताया? सुओ मोटो ले सकता है? अरे सॉरी, मैंने गलत बताया, ठीक है, सुओ मोटो नहीं ले सकता है वो, ठीक है, सुओ मोटो नहीं ले सकता है। उसके बाद देर इज नो प्रोविजन फॉर अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स वाइल दे विच वेर एक्वायर्ड बाय द करप्ट मीन्स। इनको कन्फिस्केट करने का पावर है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ऑफिस ऑफ पीएम हैज़ बीन ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ लोकपाल, जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। एनोनिमस कंप्लेंट्स आर कंसिडर्ड बाय लोकपाल, नहीं, एनोनिमस कंप्लेंट्स को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 98 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। In context of Constitution of India, the objectives of justice, social, economical and political is explicitly mentioned in, अभी मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये एक चीज़ में तो है ही है,
प्रियम्बल में तो है ही है, लेकिन वो डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रियम्बल में भी लिखा है और डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कौन कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहले सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट क्या वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स है? नहीं, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, ये तो है ही है, यही तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है ही है। पीरियोडिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, क्या राज्यसभा डिसॉल्व होता है? नहीं होता ना, तो पीरियोडिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट कैसे हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। 1 and 3 गलत है, 1 and 3 गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 2 ओनली। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। अब राइट्स की बात की गई है, राइट्स की बात की गई है। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। राइट्स का यही डेफिनेशन ही होता है। राइट्स जो होता है ना, वो कुछ क्लेम्स होते हैं जो पर्सन्स को सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट या फिर कोई लॉ सैंक्शन करके देता है, ठीक है, यही चीज़ होता है राइट्स। राइट्स प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़ फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटीज़। देखो भाई, हमारे कंट्री में राइट है ना, तभी तो माइनॉरिटीज़ बच पाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, बचना या नहीं बचना ये अलग बात है, लेकिन एक ऑपरेशन अगर कभी आपके पास राइट नहीं भी है ना, तो आपको मेजॉरिटी में हो और वो माइनॉरिटी को आप प्रॉब्लम क्रिएट करो, ये सही बात नहीं है, ठीक है। वो एक ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ठीक है। हम सबको एक भावना में रहनी चाहिए, सद्भावना में रहनी चाहिए, ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसका मतलब होता है वसुदेव कुटुंबकम की वर्ल्ड इज़ आवर विलेज, ठीक है। जब वर्ल्ड इज़ आवर विलेज तो मतलब हम सबको एक समान में देखेंगे, ठीक है। जब हम सबको एक समान देखेंगे तो हम चाहे माइनॉरिटीज़ में हो चाहे कोई मेजॉरिटी में हो, तो सब तुम्हारे भाई होने चाहिए, ठीक है। फेटर्निटी का कंसेप्ट यही तो कहता है, फेटर्निटी का यही तो कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया तो ये बस ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन हमने टेस्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पहला लेक्चर हमने पहले डाल दिया था, आज हमने दूसरा लेक्चर डाला है, ठीक है। अब आपने अगर अभी तक हमारा दोनों लेक्चर नहीं देखे तो जाकर देखो, और हम उम्मीद करते हैं कि अगला लेक्चर भी जल्दी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप हमारा प्यार बनाए रखना, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द आपको और बहुत सारी चीज़ें दें, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। और अगर अभी आप इस चैनल में न्यू हो तो आपको एक काम करना है, क्या, जो लिख रहा हूँ वो कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक ये लाइक भी कर दो, ठीक है। चलो इसी नोट पर पढ़ते रहो, इसी नोट पर मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय।